नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के सारणिक के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिकों के अनुप्रयोग। अब देखिएगा, अभी तक हमने सारणिकों को पढ़ा, उसकी गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और उनकी जो प्रारंभिक संक्रियाएं थे, प्राइमरी जो हम वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते थे, उसके बारे में भी हमने देखा। अब सारणिकों का गणित में क्या अनुप्रयोग रहता है, क्या प्रयोग रहता है, वह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी है उसका वास्तविकता में हम और क्या प्रयोग ले सकते हैं गणित में, यह उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम समझेंगे कि जो डिटर्मिनेंट या फिर जो सारणिक हैं, जिनका हमने लास्ट क्लासेस में जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन से हमें गणित में क्या लाभ होने वाला है। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी त्रिभुज मतलब ट्राइंगल के शीर्ष ज्ञात होने पर, शीर्ष मतलब वर्टेक्स ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, वो त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के हमें तीन शीर्ष दे रखे हैं। ए जो है x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 हमें दे रखे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। अब इसका एरिया जो है वो सारणिक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसका जो मान होता है वो 1/2 सारणिक। अब देखिए x1 यहां पर x2 और x3 तीन जो आपके शीर्ष दे रखे हैं उनके x निर्देशांक, वैसे ही y1 y2 और y3, और लास्ट में क्या लगा देना है, 1 1 और 1 लगा देना। तो ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया होगा डिटर्मिनेंट की सहायता से, सारणिक की सहायता से, जिसके हमें शीर्ष दे रखें। बात समझ में आ रही है? अब हम यहां से देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे त्रिभुज ABC, जहां पर A जो है वो 1,2 है, B जो है वो 3,4 है और C जो है वो हमारे पास -1,-2 है। का एरिया जो है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है। और ये एरिया जो है वो एक तो आप ज्ञात करते थे किसकी सहायता से, एक तो ज्ञात करते थे हम क्लास 10th में हमारा एक फॉर्मूला था, उसकी सहायता से हम ज्ञात करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें सारणिक की सहायता से ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में ABC, A हमें गिवन है कितना, 1,2, ठीक है। B गिवन है हमें कितना, 3,4, ठीक है। और C हमें गिवन है कितना, -1, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। हालांकि नेगेटिव इधर आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे
1/2, यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ठीक है जी। अब हम एरिया निकालने के लिए 1/2, x1 का वैल्यू यहां पर कितना है 1 है, x2 का 3 है और इसका -1 है। फिर y1 का वैल्यू, y1 कितना है भाई यहां पर 2 है, फिर 4 और फिर -2, फिर लास्ट में 1 1 और 1 ले लेना। क्लियर है। अब चाहो तो इसमें कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं और चाहो तो सीधा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, मतलब एक्सपेंड करने पर, प्रसारित करने पर, ठीक है। तो देखिएगा जैसे R1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो ये 1/2 तो पड़ा ही है, ध्यान देना। एक लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ छोड़ देंगे, 4 गुणा 1 4 माइनस का 2 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 2 क्या आएगा, 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, 3 गुणा 1 3 आएगा और माइनस का, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर ये अब देखिए 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ 3 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर क्या करेंगे हम, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो ये अपने को मिलेगा -6 और माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है जी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा ये हमारे पास 1/2 है, 4 + 2 6 माइनस का 3 + 1 4 4 दूनी 8, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि माइनस का 6 और प्लस का 4 है तो माइनस का 2, तो आपको माइनस का 2 मिलेगा। अब देखना भाई 1/2 है, माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10 और प्लस का 6 तो माइनस का 4 मिलेगा। आंसर आएगा -2, बट एरिया नेगेटिव नहीं आता, इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 यूनिट स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूं, है ना। क्लास 10th में आपने इसका एरिया भी पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या होता था, 1 2 3 वाला केस लेते थे आप, ठीक है। सबसे पहले x1 लिया, है ना, तो y2 माइनस का क्या लेते थे, y3 लेते थे प्लस, फिर x2 है तो y3 माइनस का क्या आएगा, y1 आएगा और प्लस, फिर x3 लेते थे तो क्या आता था हमारे पास, y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, उस समय तो आपने सीधा इसको लर्न कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला इसी से आता है, ठीक है। कैसे देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूं R1 के सापेक्ष, है ना, इसमें भी R1 के सापेक्ष प्रसारित करता हूं, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, है ना, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, प्रसारित करने पर तो देखिएगा जैसे R1 के सापेक्ष हम प्रसारित करेंगे तो 1/2 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x1 आएगा, x1 वाली पंक्ति और x1 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, y2 माइनस का y3, दिखाई दे रहा है, y2 माइनस का y3। फिर क्या आएगा यहां पर y1 है यहां पर, दिखाई दे रहा है आपको। या फिर एक काम करते हैं हम C1 के सापेक्ष प्रसारित करें तो सीधा अपने को यही मिल जाएगा ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि x1 x2 x3 है, तो x1 x2 x3 किस में मिल रहा है, C1 में मिल रहा है। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास माइनस का x2 आएगा। तो x2 वाली पंक्ति और x2 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो y1 माइनस का y3, y1 माइनस का y3 फिर प्लस में x3 आएगा, x3 वाली पंक्ति x3 वाला स्तंभ छोड़ दो तो y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2। अब थोड़ा सा ध्यान देखना, यहां माइनस साइन है तो एक काम कर सकते हैं, इसको प्लस कर देता हूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास y3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा y1, आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था और उसको मैंने यहां पर सारणिक की सहायता से क्या किया है, यहां पर दिखाया। और ये फॉर्मूला भी हम क्लास 10th में प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री की सहायता से भी क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ज्योमेट्री से ले लो चाहे सारणिक से ले लो, ये बोल सकते हैं सारणिक से ये आया है या इससे सारणिक आया है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और क्रॉस चेक भी अगर हम करें तो चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट दूसरा जो आपका यूज है वो क्या है, सेकेंड यूज। फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया एरिया फाइंड आउट करने में, सेकेंड यूज तीन
बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 एवं C x3 y3 को सरेखीय, सरेखीय का मतलब होता है कोलिनियर, सरेखीय कोलिनियर सिद्ध करने में, सिद्ध करने मतलब प्रूफ करने में, करने में, ठीक है। भी हम क्या करते हैं, सारणी का यूज करते हैं। देखिएगा अभी मैं बात करूं कि मान लीजिए तीन जो है वो पॉइंट ए की लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये आपका पॉइंट ए है जो कि हमने x1 y1 लिया है, यहां पे हम पॉइंट बी ले लेते हैं, ये हमारा x2 y2 है, और यहां पर पॉइंट सी है जिसे हम x3 y3 कहते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट ए की लाइन पे, इसका मतलब क्या होगा, इससे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो कितना हो जाएगा भाई, जीरो होगा कि नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जीरो होगा, क्योंकि तीन पॉइंट अगर ए की लाइन पे हैं तो किसी ट्राइंगल को नहीं बना रहे हैं, मतलब इनके द्वारा जो बना हुआ ट्राइंगल है, जो त्रिभुज बनेगा वो क्या रखेगा, इमेजिनरी होगा, वो दिखाई नहीं देगा, तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोई वास्तविकता में कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो हम मान लेते हैं कि अगर त्रिभुज बनता भी होगा तो वो जीरो एरिया का होगा, वैसे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, एरिया जीरो करते हैं। तो देखिएगा एरिया जीरो करने का मतलब है 1/2 x1, यहां से कितना आएगा x2 x3, यहां पे y1 y2 y3 1 1 1, और इसका वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं और बराबर किसके करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा हमारे पास हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इसको यूज किया गया है, देखते हैं। हमें बोला गया है ए 3, -2, ठीक है, बी और सी, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, 5, 2, ठीक है, और सी जो है वो 8, 8। हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए एबीसी जो है, एबीसी सी जो है वह सरेखे है, सरेखे मतलब कोलिनियर है, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब अगर हम इनको कोलिनियर माने, मतलब ये क्या होंगे, एक लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है वो है हमारा क्या, 3, -2, बी पॉइंट है यहां पर 5, 2, और सी पॉइंट है यहां पर क्या, 8, 8, ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, मतलब कि 1/2 है ना, ये हमें देगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिएगा 1/2 3 5 और 8, इधर माइनस का 2 और 8, ठीक है, और इधर 1 1 और 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहां से, ये हमें कितना देगा, 1/2, किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो r1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 3 आएगा, 3 वाली रो 3 वाला कॉलम, 2 1 जा 2 और माइनस का 8, ठीक है, फिर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है, -2 वाली रो -2 वाला कॉलम, तो 5 माइनस का कितना 8, 5 माइनस का 8, फिर यहां पे कितना आएगा, प्लस का 1, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम, 8 × 5 40, माइनस का 8 × 2 16, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, देख लेते हैं। तो 3 × ये आपको देगा माइनस का 6, है ना, प्लस का 2 × आपको मिलेगा माइनस का 3 और प्लस का 40 में से 16 माइनस करना है,
तो यहां पे आपके पास बचेगा 4 और ये 2, 24। ठीक है, अब देखिएगा यहां से ये माइनस का 18 माइनस का 6 प्लस का 24, हाफ तो पड़ा ही है। ये दोनों -24 प्लस 24, आंसर कितना आएगा 0। तो ये प्रूफ हो गया ABC जो है वो क्या है, सरेख है। ठीक है, क्या है, कोलिनियर है, सरेख है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसका थर्ड यूज आता है, तीसरा यूज क्या आता है, थर्ड यूज आता है कि दो बिंदुओं से, 2 पॉइंट से, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक है, हमें ज्ञात करना। तो ये भी हम आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए ये दे रखा हमें हमारे पास x1 y1, और बी जो पॉइंट है वो हमें दे रखा है क्या, x2 y2। अब हमें बोला जाता है कि ए बी लाइन का हमें क्या निकालना है, ए बी लाइन का हमें निकालना है समीकरण। तो हम क्या मान लेते हैं, कोई पी बिंदु जो है, ठीक है, वो x, y इस पर लाया करता है ना, और ये पी बिंदु पूरी लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट को डिनोट करेगा, जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, इसका वैल्यू कितना होगा, हाफ। अब देखिएगा यहां पर आपके पास x y है, तो आप लोगे x, x1 x2, ठीक है, y y1 और y2 1 1 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। बिकॉज बना तो ये लाइन ही रहे ना, एक लाइन पे a और b 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट p x, y हमको मानना पड़ेगा। तो आपके पास यहां पर x आएगा, x1 x2 y y1 y2 1 1 और 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपको बोला जाता है कि a पॉइंट है 2, 3, ठीक है, और b पॉइंट है 4, 5, ठीक है। अब ए बी लाइन का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिएगा, अब वही चीज हमें ज्ञात करनी है, 1/2 आएगा यहां पर लेंगे x y 1, यहां पर आपके पास कितना आएगा 2, यहां पे आपके पास 4, इधर आपके पास 3 और 5, इधर 1 1, ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, x1 के रिस्पेक्ट में ना, या फिर r1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ρ1, प्रसारित करने पर, तो देखिएगा जैसे हम r1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 तो मिलेगा ही, x रहेगा यहां पर, ठीक है, x वाली पंक्ति, x वाला स्तंभ 3 माइनस का 5 माइनस का y, ठीक है, और y वाली पंक्ति, y वाला स्तंभ तो 2 माइनस का 4, फिर प्लस का 1, ये हमें कितना देगा, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ तो 5 दूनी 10 और 4 × 3 = 12, ये किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना मिलेगा, 1/2 ये मिलेगा हमें माइनस का 2x, और ये मिलेगा माइनस का 4 है और प्लस का 2, तो माइनस का 2 तो प्लस का 2y, ठीक है, और यहां से माइनस का 2 और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो हमें मिल जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस का 2 = 0, या फिर क्योंकि 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर 2x माइनस का 2y प्लस 2 = 0, और हम क्या बोल सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का y प्लस 1 = 0। तो ये एक ऐसी लाइन जिस पे 2 पॉइंट लाए करते हैं, कौन से, 2, 3 एंड 4, 5, ठीक है, 2, 3 एंड 4, 5, ये उस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये मामला समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या एप्लीकेशन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर और क्या एप्लीकेशन है। अब देखिएगा, नेक्स्ट आता है रैखिक समीकरण निकाय, लीनियर रैखिक समीकरण निकाय।
ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके हल में के हल हेतु सारणिकों का प्रयोग किया जाता है, सारणिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देता हूं लीनियर इक्वेशन कैसे। मैं मान लेता हूं यहां पर a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस का b2y, यहां से b2y इक्वल टू c2। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब एक काम करता हूं मैं इसे लिखता हूं, इसको क्या लिखता हूं a। अब देखिएगा अगर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और किसकी सहायता से सॉल्व करना है, सारणिक की सहायता से सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो यहां पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के सहायता से मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए x का जो वैल्यू आता है वो आता है डेल 1 अपॉन डेल, ठीक है, और y का जो वैल्यू आता है वो आता है डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, अभी बताता हूं कि ये डेल 1 और डेल 2 क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डेल 1 की, है ना, और डेल की और डेल 2 की, ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बताता हूं डेल क्या होता है। अगर हम डेल की बात करें ना तो डेल देखिएगा क्या होता है, ये एक सारणिक होगा। अब इसमें करना क्या आपको, जब डेल निकालना है तो C1 और C2 को छिपा लो, तो आपको क्या दिख रहा है A1 B1 A2 B2, तो आपको यहां पर A1 A2 और यहां पर B1 और B2। बात समझ में आ रही। जब मैं डेल 1 की बात करता हूं, ठीक है, और यहां पर डेल 2 की बात करता हूं, तो देखिएगा बहुत आसान चीज है। अगर हम डेल 1 की बात करेंगे तो डेल 1 में आपको क्या करना है, जो C1 C2 है दिखाई दे रहा है, वो आपको इस फर्स्ट कॉलम में रख देना है। बात समझ आ रही। तो आपके पास यहां पे आएगा C1 C2 और ये आपके पास आएगा B1 B2। डेल 2 की अगर बात करता हूं तो A1 A2 तो एज इट इज रहेगा, B1 B2 की जगह पे क्या आ जाएगा C1 C2 आ जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले डेल क्या होगा, C1 C2 को छिपाने पर डेल 1 क्या होगा, A1 A2 की जगह पर C1 C2 रखना है। बात समझ मारी। और डेल 2 क्या होगा, B1 B2 की जगह पर क्या रखना है, हमें C1 C2 रखना है। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हम डेल 1 और डेल 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं और x और y इसकी हेल्प से भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो हमने यहां पर एक रिलेशन देखा है, इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन आता है वो कैसा आता है, देखिएगा अगर मैं बात करूं यहां से तो देखिएगा x अपॉन डेल 1 का जो वैल्यू है वो डेल के इक्वल आएगा। दिखाई दे रहा है, डेल के नहीं 1 अपॉन डेल के इक्वल आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही y अपॉन डेल 2 का जो वैल्यू है वो भी 1 अपॉन डेल के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना तो देखिएगा कंबाइंड फॉर्मेट में क्या होंगे, x अपॉन डेल 1 इक्वल्स टू y अपॉन डेल 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि डेल का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डेल अगर जीरो हो गया तो मामला सभी को खराब कर देगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी डिनोमिनेटर में, यहां पर भी डिनोमिनेटर में, तो मामला यहां पर गड़बड़ हो जाएगा और वो चीज हमें नहीं लेनी है। ठीक है जी, चलिए अब इससे रिलेटेड जो है कुछ कंक्लूजन भी है। वो कंक्लूजन जो है वो क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, देखिएगा
अगर मैं आपको बोलूं कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो आपको पता है कि दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और a1 अपॉन a2 का वैल्यू अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है और ये अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या होती है भाई, संपाती होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट लाइन्स, है ना, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इस तरीके से ये चीज क्लास 10th वाली है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको मामला और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं बोलूं x प्लस का 2y, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। फिर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। अब इसको हमें क्या करना है, सारणिक विधि से हल करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से हल करना है सारणिक विधि से, है ना। हालांकि क्लास 10th में हमने इसकी 3 विधियां देखी थी ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। अब देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 से। तो देखिएगा a1 a2, है ना, a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 और b2, b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू -1 है, c1 और c2 इसका वैल्यू कितना है, 3 और 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास डेल 1 अपॉन डेल, ठीक है, और y क्या होगा, y होगा हमारे पास डेल 2 अपॉन डेल। तो हम एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले डेल निकालेंगे, तो डेल क्या होता है हमारे पास, ये होता है a1 a2 b1 और b2, ठीक है। तो देखिएगा a1 a2 b1 b2 का मतलब क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा -1 और ये माइनस का 4, तो मिलेगा हमें माइनस का 5, ठीक है जी। उसके बाद में डेल 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, b1 b2 तो एज इट इज रहेगा। तो देखिएगा c1 c2 का मतलब है 3 1 और ये 2 -1 एज इट इज, तो हमें कितना मिलेगा, विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव, तो ये मिलेगा -3 और -2, तो ये अपने को मिलेगा -5 के इक्वल, ठीक है। वैसे ही डेल 2 अगर हम निकालेंगे तो डेल 2 कितना रहेगा भाई, डेल 2 हमारा रहेगा यहां पर a1 a2 तो रहेगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा c1 c2, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, ये आंसर, a1 a2 का मतलब है यहां से कितना 1 2, ठीक है, c1 c2 का मतलब कितना है, यहां से 3 और 1, है ना, 3 और 1। अब देखो ये 1 माइनस का 3 2 जा 5, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अपने को कितना देगा, माइनस का 5 देगा। अब जब हमारी बारी आई वैल्यू निकालने की, किसकी, x एंड y की, है ना, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, x का वैल्यू आएगा डेल 1, डेल 1 कितना आया भाई, डेल 1 आया हमारे पास माइनस का 5 और ये भी माइनस का 5, तो आंसर कितना मिलेगा 1। y का वैल्यू, डेल 2 का वैल्यू भी -5 आया और ये भी -5 आया, तो ये भी अपने को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने पास क्या आ रहे हैं, 1 और 1 आ रहे हैं, मतलब x का वैल्यू भी 1 आ रहा है और y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 क्या है, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मान लीजिए अगर ये इक्वेशन है ना, देखिएगा अगर ये इक्वेशन a1x प्लस का b1y, ठीक है, और प्लस का c1z इक्वल्स टू d1, 3 वेरिएबल्स में होती है ना, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल्स टू d2, फिर a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल्स टू d3, है ना।
तो इसमें भी x का वैल्यू कितना आता, x का वैल्यू आता डेल 1 अपॉन डेल, है ना। y का वैल्यू क्या आता, डेल 2 अपॉन डेल, है ना। और z का वैल्यू क्या आता, डेल 3 अपॉन डेल। अब डेल क्या चीज है, डेल वही है, डेल जो आएगा वो आएगा अपने पास a1 a2 a3, यहां से b1 b2 b3, यहां से c1 c2 और c3। अगर मैं डेल 1 की बात करूं ना, तो डेल 1 का मतलब है कि पहले स्तंभ में हमें d1 d2 d3 रखना है। तो ये अपने पास आएगा d1 d2 d3, ये अपने पास b1 b2 b3, ये अपने पास c1 c2 c3, ठीक है। फिर डेल 2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, a1 a2 a3, यहां पर हमारे पास आएगा d1 d2 d3, और यहां अपने पास क्या आएगा c1 c2 और c3। और वैसे ही डेल 3 का जो मान है, डेल 3 क्या आएगा भाई, a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ पे आएगा d1 d2 और d3, ठीक है। और इसी तरीके से x y z जो है वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।